बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो है आपके पास है यहाँ पे बीएस इस्लामियात स्टडीज़ और अरेबिक के रेफरेंस से ये हमारे पास जो सेमिस्टर बेटा आपके पास आ रहा है स्प्रिंग 2024, ठीक है। और इसका जो कोड आपके पास आ रहा है जी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 9417, ठीक है बेटा 9417। इसके जो आपके पास असाइनमेंट्स दी हुई हैं फ्राम यूनिट नंबर 1 to 4, और ये असाइनमेंट जो है हम असाइनमेंट जो है 1 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं आज, ठीक है बेटा। ये आपके पास जो है 2 असाइनमेंट्स दी हुई हैं, तो इन 2 असाइनमेंट्स को जो है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, और कोशिश करूँगा मैं इसके सारे जो क्वेश्चंस आपके पास वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। और आपने जब पहली वीडियो जो भी वीडियो होगी उसको आपने जब फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं बेटा, तो आपने कंप्लीट देखनी है, ठीक है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। लेकिन जब आपको नेक्स्ट अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप उसको जैसे ना वो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, या जो भी आपका कोई प्रॉब्लम है उस पर फिर फोकस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इस वक्त 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, और एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 पार्ट्स, ठीक है जी। और ये आपके पास ओवरऑल 100 मार्क्स का एक टेस्ट दिया हुआ है, और पासिंग मार्क्स हैं बेटा 50। तो इसमें कोशिश करूँगा कि सारे पार्ट्स आपको समझा दूँ, ठीक है बेटा। चलने जी, इसको हम वीडियो की तरफ आते हैं, इसके सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये हम आपके पास जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है इसकी मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स 9417, ठीक है जी, बीएस लेवल के जो आपके पास इस्लामियात और अरबिक का आपके पास है बीएस, तो यूनिट 1 to 5 में असाइनमेंट नंबर 1 है, उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर देखिए इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की, कि इफ़ 12 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 4 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। यानी अगर 12 आदमी हैं वो एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो हाउ लॉन्ग वो मतलब होता है कितना दिन लगेंगे, क्योंकि टाइम की बात हो रही है, ठीक है, कितना दिन लगेंगे कि 4 वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब। अगर हम 12 से आदमी कितने कर लेते हैं, 4 कर देते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। थोड़ा इसको ज़रा टाइम रिड्यूस करने के लिए मैंने क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट किया हुआ है। तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन डेज़ पूछे हैं, तो मैं इसलिए एक रेशो मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। डेज़ रेशो डेज़ लिखेंगे बेटा आप, और इज़ इक्वल टू मैन रेशो मैन। अब क्वेश्चन ये था कि अगर 12 दिन हैं तो 12 आदमी एक मतलब 12 आदमी जो है या वर्कर्स जो हैं वो 12 दिन में एक टास्क कंप्लीट करते हैं, तो कितने दिन में 4 आदमी कंप्लीट करेंगे। तरतीब देखिएगा हमने इधर से जिस तरह लिखा है। उसके बाद देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। इन्वर्स कैसे, जब आप आदमी कम करेंगे तो दिन आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। उसके लिए कॉन्सेप्ट बेटा क्या है, जो रेशो होती है, रेशो का मतलब होता है आपके पास डिवाइड, ठीक है जी। तो हम इसको लिखते हैं कि जब आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन कोई सवाल ऐसा आ जाए तो उसमें हम इसी अंदाज से लिखेंगे 12 रेशो एक्स, यानी तकसीम इसमें कर रहे हैं। लेकिन जब इन्वर्स का होता है, इस बात इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखिएगा, इसमें से किसी एक को हम आपके पास जो है वो उलट कर देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12 डिवाइडेड बाई एक्स की बजाय मैंने लिख दिया है एक्स डिवाइडेड बाई 12, और इसको हमने वैसे लिखा है 12 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि रेशो का मतलब होता है डिवाइड। अब आपके पास देखिएगा सिंपल हमारे पास हो जाएगा 12 यहाँ पे बेटा डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, ज़रब हो जाएगा। तो फिर x इज़ इक्वल टू ये भी 12 हो गया, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। 4 1 ज़र 4 3 ज़र 12 3 ज़र बेटा कितना बन जाएगा 36। इसका मतलब है कि 36 डेज़ जो है वो उसको लगेंगे। अगर हम आदमी कम कर देते हैं तो उनके जो दिन हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप आ जाएँ यहाँ पे क्वेश्चन एक दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपके पास है 8th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो 50 है बेटा, और उसके बाद उसने दिए हुए कि 23rd टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 155 है। देन यू हैव टू कंप्लीट, आपने क्या करना है बेटा
इसकी 15th टर्म निकालें और इसकी nth टर्म निकालें। ठीक है, तो अब इसके लिए एक एग्जाम में रखिएगा, अक्सर बच्चों ने किया होगा कि आपकी जो जनरल टर्म होती है वो होती है ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, अब इसको देखिएगा कैसे हम सॉल्व करें। ये लिखा हुआ है 8th टर्म, तो 8th टर्म का मतलब ये होगा जब हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है ना, 8th टर्म, तो फार्मूला क्या बन रहा है A1 प्लस n-1। n-1 का मतलब है 8 - 1 जब करेंगे तो वो क्या बन जाएगा जी 70 इज इक्वल टू 50। ये आपके पास बेटा की क्वेश्चन बन गई, A1 प्लस 70 इज इक्वल टू 50। दूसरी में आ रहा है 23rd टर्म। 23rd टर्म का मतलब क्या होगा, फिर वही बात कि A1 आ जाएगा, 23 में से जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22D इज इक्वल टू 155। अब बेटा आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है जी, आप लोगों के पास ये दो इक्वेशंस आ गई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या करने जा रहे हैं, हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के नीचे डिवाइड करते हैं। ये बेसिकली आपके पास एक साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी अलजबरा में, उसका एक कॉन्सेप्ट आ गया है। जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो A1 से A1 कैंसिल, साइन चेंज कर दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, A1 से A1 कैंसिल हो गया जी। 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा 15D, और 155 में से जब 50 माइनस करेंगे तो वो 105 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया है कि 15 को जब इधर डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इधर से 15 कैंसिल हो जाएगा, 105 से जब 15 को तकसीम करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब डी की वैल्यू आपके पास आ गई जी 7। अब इस डी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर दिया है। देखें A1 की जगह पे तो A1 आ गया, 7 हो गया जी। इस डी की जगह पे जो ये डी लिखा हुआ है, इस डी की जगह पे हमने 7 पुट कर दिया, ये वाला A1 बेटा वैसे 7 7 49, और ये हो गया 50। 49 को जब उधर लेके जाएंगे तो A1 इज इक्वल टू 50 माइनस 49, तो वो क्या बन जाएगा A1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है जी, 50 में से या 49 को माइनस करेंगे। अब आपके पास A1 भी आ गया, D भी आ गया, लेकिन क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा था कि आपने A1 और D निकालना है। क्वेश्चन में है यू हैव टू फाइंड आउट द 50th टर्म, और फिर आपने nth टर्म निकालनी है। अब देखिए 50th टर्म का मतलब क्या होगा, 15th टर्म का मतलब क्या होगा। अच्छा जी, आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, वैसे हमारे पास जो जनरल टर्म होती है वो होती है A n प्लस n-1 इंटू डी। तो 15th टर्म कैसे निकालेंगे, A1 वैसे A1 से बनाते फर्स्ट टर्म, n की जगह पे लिख देंगे 15, 15 - 1 इंटू डी, तो ये असल में बन जाएगा A15 इज इक्वल टू A1 प्लस 14D। ठीक हो गया, एक कम हो जाता है यहाँ पे। अब हमारे पास A1 जो था वो 1 आया था और D की वैल्यू 7 आई थी। जब 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, 98 प्लस 1 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 99। ठीक हो गया। इस तरह लेकिन उसने पूछा था nth टर्म, तो nth टर्म का जो फार्मूला है वो है A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब A1 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 1 है बेटा, और n जो हमारे पास वैसे आ जाएगा 1 भी वैसे आएगा। n से बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 7। इस 7 को फिर जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 7n-7, तो 7n-6 आ जाएगा, क्योंकि -7 ये है, -7 प्लस 1, तो बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस जब करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है ये 1 है, ये इसके कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट भी और इसका सेकंड पार्ट भी। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर हम 2 करने जा रहे हैं। अच्छा इसमें ये देखिएगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा डिटेल से समझा के आपके पास समझाने की, तो हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा हो कि ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत ना हो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि हर चीज़ डिटेल से समझाई जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि जो पहली वीडियो है, यानी पहली दफ़ा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कंप्लीट देखिएगा, इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना, समझना है, ताकि आप दूसरे को भी समझा सकें, ख़ुद भी समझ सकें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन आपके पास ये था कि आपने x² y² प्लस 2xy प्लस y1 को जो है वो डिवाइड करना है जी xy प्लस 1 से। इसकी टेक्निक ये होती है कि इधर से आपने फर्स्ट टर्म देखनी है जी, और इधर से भी आपने फर्स्ट टर्म देखनी है कि इस फर्स्ट टर्म को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये चीज़ आ जाए। ठीक है जी, मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। तो इसको समझाने के लिए आप यूँ भी कर सकते हैं कि x² y² है जी, नीचे क्या आ जाएगा xy, एक x से एक x कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो क्या बच रहा है जी xy, और वही xy हम इधर लिख लेंगे।
तो फिर जब ये लिखेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हमें एक्स वाई चाहिए, तो उस एक्स वाई को पहले से भी मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब पहले से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा एक्स की 2, ठीक है जी, एक एक्स ये है बेटा, एक एक्स ये है, एक्स की 2 वाई की 2। फिर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो इसके नीचे लिख दिया हमने। उसके बाद हम साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं कि देखिएगा, जब हम 15 को नॉर्मल डिवाइड करते हैं जी 3 से करते हैं या 4 से 5 से कर रहे होते हैं, या चलो सपोज 4 से डिवाइड करते हैं, तो कैसे करते हैं हम, 4 3 12, हम कहते हैं जी क्या बचा, बाकी 3 बचा, क्या मतलब है हमने इसको माइनस किया होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें। जब माइनस करेंगे तो ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई हो गया। फिर इस 1 को भी हम नीचे ले आएंगे। उसके बाद फिर वही बात, इधर से फर्स्ट टर्म देखना है आपने, इधर से भी फर्स्ट टर्म देखनी है। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, समझ लो प्लस का साइन है, यही साइन आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई को किस से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई आ जाए तो वो 1 है। यानी अगर हम ना समझ आ रही हो तो इसका मतलब है कि एक्स वाई को किस से डिवाइड पहले कर ले, देखें इसका मतलब है ये 1 आ रहा है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। वहीं जो 1 यहाँ पे लिखेंगे उसको पहले से भी मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है, और दूसरे से भी। तो पहले से जब ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा जी एक्स वाई, और जब 1 से करेंगे तो 1 1 ज़र 1। फिर वही काम करना है अपने के, साइन चेंज करने हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, यानी जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल। तो जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर यानी 0 बचेगा, तो फिर हमारा ओवरऑल ये आंसर आता है x + 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी। इसको चेक करने का भी एक तरीका है कि आपने ये सवाल ठीक किया या नहीं किया, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कंप्लीट एक कर लेता हूँ, सपोज़ 5 को डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3 5 ज़ार 15, नीचे कुछ नहीं बचा जी। लेकिन अगर हम इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करें, 5 3 ज़ार 5 या 15, तो ये वही आ जाएगा। तो इसका मतलब भी यही है कि अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को दोबारा मल्टीप्लाई करें तो यही एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारे ये सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है जी सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है जी। तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ लें कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, फार्मूला एक होता है ना a + b का स्क्वायर। तो अगर ये यूँ लिखा होता है तो इसको हम लिख लेते हैं, ये होता है a² + b² + 2ab, या इसको हम दरमियान में भी लिख लेते हैं इस तरह। तो बेसिकली अगर इस फॉर्म में कुछ चीज़ लिखी होती है तो इसको हम इस तरह जब लिखते हैं तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपने क्वेश्चन करना है। तो स्टेटमेंट बेटा आपको दी हुई है 5x - 4 - x² = 0। तो सबसे पहले मैंने यूँ लिख दी है कि इसको पहले लिख लिया है जी -x² प्लस का 5x जमा 5x माइनस 4 हो गया जी = 0, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले इस जो मनफी वाली वैल्यू है इसे हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि अगर हम पूरी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सब जब मनफी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे जी, चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। मनफी मनफी जमा जैसे आपने पढ़ा हुआ है, तो जो मनफी जमा मनफी, तो वो आपके पास वही आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया जी। प्लस सबसे पहले हमने इसको थोड़ा अरेंज कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 4, उसको हम दूसरी तरफ लेके गए हैं। यहाँ पे जमा 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा जी, -4 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू में भी इसको ज़रा बात करूँ ताकि ज़्यादातर समझ सकें स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे 2 टर्म बन गई हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जब ये 3 टर्म होती हैं तो फिर ये आपका कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, पूरा मुरब्बा बन जाता है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिएगा, मतलब ये जो x का यहाँ पे होता है अददी सार इसे कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं या अददी सार कहते हैं। तो इसका पहले हाफ़ करेंगे, आधा करेंगे, 5 को 2 पे डिवाइड किया और फिर उसका क्या ले लिया जी, स्क्वायर। उसको हमने क्या करना होता है, ऐड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से उसको प्लस कर देना है। कैसे, इधर भी मैंने लिख दिया है 5/2 इसका स्क्वायर, इधर भी प्लस कर दिया जी, और जहाँ पे -4 लिखा हुआ है इधर भी हमने 5/2 इसका स्क्वायर इधर भी प्लस कर दिया है। अब इससे क्या हुआ, ये बेसिकली जो फार्मूला होता है ये a है बेटा, और ये वैल्यू क्या आ रही है, b आ रही है, ठीक है जी। a + b, जैसे इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पहली वैल्यू आ गई और ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो यही बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये होता है, ये पहली वैल्यू होती है x का स्क्वायर,
x का मुरब्बा है और ये 5/2 का मुरब्बा है। इसका मतलब पहली वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू 5/2 है, तो x माइनस 5/2 होल का स्क्वायर बन जाएगा, मुरब्बा बन जाएगा। जो बाकी ये जो 5x है, जिस तरह ये 2ab है, उसी तरह ये वैल्यू इसमें आ जाती है। ठीक हो गया जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका देखें, ये 5/2 का स्क्वायर का मतलब है 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा, 2 का जो स्क्वायर लेंगे मुरब्बा लेंगे वो 4 आ जाएगा, और -4। अब इसके बाद क्या है जी, इसके जैसे हम ये सॉल्व करते हैं, इसको डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, तो इसका जो इजाफे का लेंगे या एलसीएम लेंगे वो 4 आ जाएगा आपके पास। तो फिर क्या करना है, हमने इसको भी 4 बनाना है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25, 4 4 तो 16 हो जाएगा। 25 में से जब 16 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, और नीचे क्या आ रहा है 4। ठीक है जी। अब यूँ समझ लेंगे ये आपके पास इस वक्त तक एक स्टेप ये बन गया है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। ठीक, इससे आगे हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं इसको, क्योंकि हमने उसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है कि जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रही है आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। अब वो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व का कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि अब आपका स्क्वायर है जी, स्क्वायर का आप इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, जज़र ले लेते हैं, और इधर भी हम क्या ले लेते हैं जी, उसकी जज़र ले लेते हैं। तो जब जज़र लेंगे तो क्योंकि जज़र का आपको पता है कि जो जज़र की वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये जज़र से ये मुरब्बा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इधर बच जाएगा x माइनस 5/2। 9 किसका मुरब्बा होता है जी, 3 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो इसलिए आपका जो जज़र बनेंगे, तो 9 का जो जज़र बन जाएगा वो 3, और 4 का जो जज़र बनेगा वो 2 हो जाएगा। और इसको हम प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस इस वजह से लिखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जमा 3 का मुरब्बा लेंगे वो भी 9 आएगा, और अगर हम -3 का मुरब्बा लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तब भी वो 9 आएगा। तो अगर आपको 9 का जज़र निकालना हो तो हम ये देखते हैं कि 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका मुरब्बा है। तो आप देख रहे हैं कि जमा 3 से भी 9 बनता है उसका स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर लें तब भी 9 बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों लिख देंगे कि प्लस की वैल्यू भी हो सकती है और माइनस की वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है जी, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। उसके बाद देखें, ये माइनस की वैल्यू है, इसको हम इधर लेके गए हैं, तो ये प्लस का हो गया। अब आप देखें नीचे दोनों के 2 आ गया है, तो 2 एक दफ़ा लिखेंगे, 3 जमा 5 ये 8 हो गए, 8 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएँ कि ये माइनस का है लिखा हुआ है जी, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और -3/2 पहले से लिखा हुआ है। दोनों का जो इज़ाफ़े है, जो एलसीएम है, वो 2 बन रहा है, तो 2 एक दफ़ा लिखेंगे जी, और 5 - 3 जब करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा वो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 3 है उसका भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसमें हो गया जी। ठीक है, और आज तक हम इसकी वीडियो को यहाँ तक ख़त्म करते हैं, फिर बाकी सवालों के लिए एक नई हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और लाजमी रिस्पांस दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छा बना सकें। ठीक है जी, थैंक यू।